गोविंदपुरा नामक गांव था। वैसे तो गांव के लोग बहुत अच्छे थे, परंतु इस गांव में एक जमींदार रहा करता था जिसका नाम चरण सिंह था। चरण सिंह एक बड़ा ही घमंडी और मस्खरा किस्म का जमींदार था। वो अक्सर लड़कियों को छेड़ा करता। आज भी जमींदार अपने खेतों की तरफ से आ रहा था। उसे रास्ते में सुनैना मिली। जमींदार उससे बोला, क्या बात है सुनैना, आजकल तो तू दिखाई नहीं देती। इसी गांव में रह रही है या कहीं और रहने लगी तू? जमींदार साहब, गांव को छोड़कर आप कहीं जाने देंगे तब ना जाऊंगी। हमारे खेतों को तो आपने गिरवी रखा हुआ है। सारा पैसा तो आपका ब्याज देने में ही चला जाता है। भला गांव को छोड़कर जाएं भी तो कैसे? तुझे कितनी बार समझाया है कि मुझे ताने मत मारा कर। आपको भी कितनी बार समझाया है कि मुझे आते जाते टोका मत करो, हाँ नहीं तो। ऐसा कहकर सुनैना वहां से चली जाती है। इसी तरह आए दिन जमींदार किसी न किसी लड़की को छेड़ता ही रहता था। गांव के सभी लोग जमींदार के इस हरकत के बारे में जानते थे, लेकिन जमींदार के डर के कारण कोई कुछ नहीं कर पाता था। एक हफ्ते पहले इस गांव में एक जीवन नाम का आदमी अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहने आया था। जीवन की पत्नी का नाम सुनीता था। उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम लाली था। लाली अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। दादी माँ, लाओ मैं आपके कंघी कर देती हूँ। हाँ बेटिया, तू मेरा सच में कितना ख्याल रखती है, लेकिन तेरे पिताजी अभी तक नहीं आए। हाँ दादी, आजकल पिताजी कहकर गए थे कि सेठ के खेतों में आज ज्यादा काम है तो वो लेट हो जाएंगे, बस आते ही होंगे। तभी सुनीता वहाँ आ जाती है और कहती है, लाली बिटिया, आती नहीं होंगी, आ गए हैं। मैंने खाना लगा दिया है, चलो सभी साथ मिलकर खाना खाएंगे। सभी साथ मिलकर खाना खा रहे थे। तभी लाली बोली, पिताजी, माँ कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है ना? हाँ बेटा, तेरी माँ बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। इसी बात पर एक रोटी और खा ले। और फिर सभी लोग हंसने लगते। अगले दिन जीवन बिना खाना खाए ही खेतों पर चला गया था। दोपहर को सुनीता लाली से कहती है, लाली बिटिया, दादी का ध्यान रखना। आज तेरे पापा खाना खाकर नहीं गए, बस मैं उनके लिए खाना खेतों पर लेकर जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगी। सुनीता जीवन के लिए खाना लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में जमींदार ने उसे देखा। सुनीता दिखने में बहुत सुंदर थी। जमींदार उसे ललचाई आंखों से देख रहा था। जैसे ही सुनीता पास आई, जमींदार बोला, इस गांव में आपको पहले कभी नहीं देखा। कौन हैं आप? मैंने भी आपको नहीं देखा। आप कौन हैं? मुझे नहीं जानती। मैं इस गांव का जमींदार चरण सिंह हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम सुनीता है। मुझे नहीं मालूम था। हम इस गांव में अभी भी रहने आए हैं। मेरे पति किसान हैं। वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। मैं उनका खाना लेकर ही जा रही थी। ठीक है जमींदार जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सुनीता के जाने के बाद जमींदार अपने मन में सोचने लगा, ये सुनीता सच में बड़ी सुंदर है। इसे किसी साधारण किसान की नहीं बल्कि मेरी पत्नी होना चाहिए था। सब अपनी अपनी किस्मत की बात है। ऐसा कहकर जमींदार अपने घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरी तरफ सुनीता जीवन का खाना लेकर खेतों में पहुंची और बोली, अजीब, बहुत हो गया काम, अब खाना खा लीजिए, फिर काम करना। जीवन ने अपनी पत्नी के हाथों का बना खाना खाया, उसकी बहुत तारीफ की। दोनों ने हंस हंस कर बहुत बातें की। फिर सुनीता घर लौट आई। उन लोगों के जीवन में वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक एक दिन की बात है, जीवन की माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और सुनीता बोली, सुनिए जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उन्हें जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना होगा। जीवन ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसी सोच में डूबा देखकर सुनीता बोली, अजी, आप किस सोच में डूब गए? आप चिंता मत कीजिए, मैंने घर खर्च से थोड़े से पैसे बचा रखे हैं, उन्हीं से हम माँ जी का इलाज करवा लेते हैं। सुनीता की ये बात सुनकर जीवन खुश हो गया। फिर वो अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उन्हें एग्जामिन किया और बोला, देखिए जीवन जी,
आपकी माँ को पेट में इन्फेक्शन है, मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ, अभी तो आप इसे ले लीजिए, लेकिन आपको आपकी माँ का इलाज लगातार करवाना पड़ेगा, वरना उनकी बीमारी बढ़ भी सकती है और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अभी दवाइयाँ लिख दीजिए, मैं इनका लगातार इलाज करवाऊंगा। जीवन दवाइयाँ लेकर घर आ जाता है और जीवन की माँ कहती है, अरे बेटा, तुझे मेरे लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं बुढ़िया आज हूँ, कल नहीं। आप कैसी बात करती हैं माँ? आपकी तबीयत हमारे लिए सबसे जरूरी है। हाँ बेटा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तू बड़ी ही मेहनत करके कमा के लाता है और सिर्फ इतना ही कमाता है कि अपने घर का गुजारा ठीक ठाक चल जाए। अब मेरी दवाइयों के खर्चों का बोझ तू कहाँ से उठाएगा? तू चिंता मत कर माँ, मैं सब कर लूंगा। अच्छा, अब मैं खेतों पर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जीवन खेतों पर चला जाता है। दूसरी तरफ जमींदार सुनीता से मिलने का कोई बहाना ही ढूंढ रहा था। जैसे ही उसे पता चलता है कि जीवन की माँ की तबीयत खराब है, वो तबीयत पूछने के बहाने सुनीता के घर पर आ जाता है और कहता है, सुनीता, कैसी हो तुम? सुना है माँ जी की तबीयत खराब है। ठीक सुना है आपने जमींदार जी। देखो सुनीता, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मैं जानता हूँ कि जीवन सिर्फ इतना कमाता है कि घर का खर्चा मुश्किल से चल पाता है। अब माँ जी की दवाइयों का खर्चा भला कहाँ से आएगा? तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम भी कुछ काम धाम करो? मेरे घर में तो काम की बहुत जरूरत है। आ जाना मेरे घर पर ही, काम में लग जाना। सुनीता ये जान चुकी थी कि जमींदार की नीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो जमींदार की बात को टालते हुए बोली, जमींदार जी, अभी तो ठीक चल रहा है सब कुछ, कभी कुछ ऐसा लगा तो मैं जरूर आऊंगी। इसके बाद जमींदार वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जीवन की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तब जीवन गांव के मुखिया के पास जाता है और कहता है, मुखिया जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कृपया करके आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं जल्दी ही वापस लौटा दूंगा। जीवन की बात सुनकर मुखिया कहता है, जीवन, तुम्हें तो पता है कि पिछली बार की सभी लोगों की फसल खराब हो गई थी, तो मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं हैं। हाँ, ये कुछ पैसे ही पड़े हुए हैं, तुम इसे रख लो, जब मन करे तब वापस कर देना। लेकिन शायद इतने पैसे में तुम्हारा काम न बने, और अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो गांव में कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें उधार दे सके, जमींदार के सिवा। मानता हूँ जमींदार अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद तो सिर्फ वही कर सकता है। बस आगे तुम देख लेना भाई। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं देखता हूँ। इसके बाद जीवन उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाता है, लेकिन जल्दी ही माँ की तबीयत और खराब हो जाती है और जीवन को और पैसों की जरूरत पड़ती है। मजबूर होकर जीवन जमींदार के पास जाता है और कहता है, जमींदार जी, मुझे आपसे कुछ रुपयों की जरूरत थी, कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं जीवन, तुम ये पैसे रख लो और अपनी माँ का इलाज करवाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। जीवन वो पैसे लेकर चला जाता है। जमींदार एक कुटिल मुस्कान से जीवन को जाते हुए देख रहा था। जीवन घर आया और अपनी पत्नी को बोला, सुनीता, देखो मैं जमींदार से पैसे उधार ले आया हूँ। अब हम अपनी माँ का इलाज शहर में करवाएंगे और अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे। इसके बाद जीवन अपनी माँ का इलाज शहर ले जाकर करवाता है। जीवन की माँ थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है, वो लोग घर आ जाती हैं। फिर जीवन अगले दिन काम पर जाता है तो जीवन का सेठ उससे कहता है, देखो भाई जीवन, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे बहुत नाटक हैं और अभी तुम अपनी माँ का इलाज करवाने शहर गए थे और मुझे काम की बहुत जरूरत थी, इसीलिए मैंने दूसरे मजदूर रख लिए। अब मैं तुम्हें काम नहीं दे पाऊंगा, भाई तुम अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लो। लेकिन सेठ जी, मैं तो आपको बताकर गया था, अगर मेरा जाना जरूरी नहीं होता तो मैं जाता भी नहीं।
वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे भी अपना काम समय पर चाहिए होता है। तुम ऐसा करो, अभी तो तुम किसी और के पास काम ढूंढ लो। ठीक है सेठ जी। जीवन अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है, सुनीता, कल से मुझे नई जगह पर काम ढूंढना पड़ेगा। अजी आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ सुनीता, बोलो। अजी मैं कह रही थी कि अभी हमारे घर के हालात थोड़े ठीक नहीं हैं और माँ जी की दवाइयों में भी बहुत पैसा लग रहा है, तो क्यों ना मैं भी कहीं काम कर लूं। आखिर मैं घर ही तो बैठी रहती हूँ, काम करूंगी तो 4 पैसे आएंगे। ठीक है सुनीता, लेकिन तुम काम क्या करोगी? मैंने गांव के 1-2 घरों में झाड़ू पोछे की बात की है। ठीक है सुनीता, तुम कर लो। अगले दिन से सुनीता भी झाड़ू पोछे का काम करने लगती है और जीवन को भी दूसरी जगह काम मिल जाता है। लेकिन वो दोनों मिलकर भी इतना नहीं कमा पा रहे थे कि माँ की दवाइयों का खर्च और घर के खर्च निकालने के बाद जमींदार का कर्ज उतार सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन जमींदार आया और जीवन से बोला, अरे जीवन, अब मेरा कर्जा वापस कर दे। जमींदार जी, आपको तो पता ही है कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं। माँ जी की दवाइयों में काफी खर्चा हो जाता है और जैसे तैसे मेरा घर चल पाता है। मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। जीवन, पहले ही तुझे मैंने बहुत मोहलत दे रखी है। अब ला भाई, मुझे मेरा पैसा वापस कर दे। इससे ज्यादा और मोहलत मैं नहीं दे सकता। जमींदार जी, इस वक्त आपको वापस करने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। हाँ भाई, तू ठीक कहता है। आखिर तू कहाँ से लाएगा पैसे? लेकिन हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुना है कि तेरी बीवी पड़ोस में ही झाड़ू पोछा का काम करती है। तू ऐसा कर कि अपनी बीवी को मेरे घर झाड़ू पोछा और साफ सफाई के काम पर रखवा दे। इसी बहाने तेरा पैसा भी कट जाएगा और मेरा कर्जा भी उतर जाएगा। जीवन को नहीं मालूम था कि जमींदार की नीयत उसकी पत्नी पर खराब है, इसीलिए जीवन ने हाँ कर दी और जमींदार वहाँ से चला गया। शाम को जब सुनीता घर आई तो जीवन ने उसे सारी बातें बताई और कहा, सुनीता, अगर हमने जमींदार का कर्जा वापस नहीं किया तो वो हमारा घर हथिया लेगा। इससे तो बेहतर है कि तुम उसी के घर पर कुछ समय काम कर लो। हम जल्दी ही पैसा इकट्ठा कर लेंगे और फिर कर्जा भी उतार देंगे। उसके बाद तुम वहाँ काम करना बंद कर देना। जीवन की बात सुनकर सुनीता मन ही मन सोचने लगी, अगर मैंने इन्हें सच्चाई बता दी तो ये मुझे जमींदार के यहाँ काम पर कभी नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर हमारा कर्ज भी नहीं उतर पाएगा और जमींदार हमसे हमारा ये घर भी हथिया लेगा। इससे तो बेहतर है मैं कुछ दिन उसके घर पर काम कर लेती हूँ। और ऐसा सोचकर सुनीता अगले दिन जमींदार के यहाँ काम पर गई। जमींदार की पत्नी शोभा सुनीता को देखते ही बोली, अच्छा तो तुम सुनीता हो, तुम ही आज से हमारे घर में काम करने आई हो? जी मालकिन। साफ सफाई के सिवा खाना वाना बनाना भी तो आता है ना तुम्हें? जी मालकिन, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, आज से ही काम पर लग जाओ और देखो हमारे यहाँ बहाना नहीं चलेगा, रोज काम पर आना पड़ेगा। अच्छा मालकिन, ठीक है। अब सुनीता जमींदार के यहाँ काम करने लगी। एक दिन सुनीता काम कर रही थी, तभी शोभा की एक सहेली शोभा से मिलने आई। शोभा ने सुनीता को आवाज दी, सुनीता, अरे ओ सुनीता, जल्दी से मेरी सहेली के लिए चाय और थोड़े बिस्किट वगैरह ले आ। जी मालकिन। शोभा की सहेली पारुल सुनीता को बहुत ध्यान से देख रही थी और फिर शोभा से बोली, शोभा, ये तेरे घर की नौकरानी है क्या? हाँ यार, अभी नई लगी है। इसके पति ने मेरे पति से कर्ज लिया था, वो वापस नहीं कर पाया, इसलिए ये काम करके चुका रही है। वो तो ठीक है यार, लेकिन ये बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर नौकरानी रखते हुए तुझे डर नहीं लगता? क्या मतलब है तेरा? मैं समझी नहीं। अरे इसमें ना समझने जैसा क्या है? पतियों की नजर का क्या भरोसा, और फिर तेरी नौकरानी तो बहुत सुंदर है, जरा ख्याल रखना। वे लोग बातें कर रहे थे कि तभी सुनीता वहाँ चाय और नाश्ता लेकर आ गई। लीजिए मालकिन चाय। ठीक है, तू यहाँ रख दे और जा यहाँ से। शाम को जमींदार जब घर आया
तो सुनीता को देखकर बहुत खुश हो गया और वो शोभा से बोला, शोभा, सुनीता से ज्यादा काम मत करवाना। बेचारी अपने पति का कर्ज उतारने के लिए आई है। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उससे ज्यादा ही काम करवा रहे हैं। जमींदार की बात सुनकर शोभा बोली, हाँ जी ठीक है, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन से शोभा सुनीता से बहुत चिढ़ने लगी और वो उससे बहुत बुरी तरह से बात करती थी। तुमसे जल्दी जल्दी काम नहीं होता क्या? तुम जानबूझकर रात तक काम करती हो ताकि तुम यहीं पर रह सको। अपनी झोपड़ी अच्छी नहीं लगती है क्या तुम्हें? कैसी बातें कर रही हैं मालकिन आप? काम ही इतना सारा होता है कि वो रात तक खत्म नहीं होता। ठीक है, अब ज्यादा मुंह मत चला। जल्दी जल्दी काम कर और अपने घर जा। और हाँ, जमींदार जी से ज्यादा बातें करने की कोशिश भी मत करना। शोभा ऐसा कहकर कमरे में चली गई। सुनीता को शोभा की ये बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती थी। इसीलिए वो चुपचाप अपने काम में लग गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जमींदार की नजर लगातार सुनीता पर बनी रहती थी। वो आते जाते बस सुनीता को ही देखता रहता था, लेकिन सुनीता कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। एक दिन की बात है, सुनीता किचन में बर्तन धो रही थी। तभी जमींदार आया और इधर उधर देखने के बाद सुनीता के पास पहुंचा। जमींदार उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सुनीता, तेरे हाथ बड़े खूबसूरत हैं। ये बर्तन मांजते हुए अच्छे नहीं लगते, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। सुनीता गुस्से से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, छोड़िए मेरा हाथ जमींदार जी, और आपको मुझसे फालतू बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ काम करने आती हूँ। मुझे अपना काम करने दीजिए और दूर रहिए मुझसे। सुनीता ऐसा बोल रही थी तो जमींदार की पत्नी शोभा सुनीता की आवाज सुनकर किचन में आई और बोली, सुनीता क्या हो रहा है? तुम क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही हो? मालकिन वो मैं। इससे पहले कि सुनीता अपनी बात खत्म कर पाती, तभी जमींदार बोला, अरे शोभा, मैं इससे कह रहा हूँ कि मुझे एक कप चाय बना कर दे दे, लेकिन ये कह रही है कि बर्तन धोने के बाद ही देगी। बस यही बात है। शोभा को सुनीता पर पहले से शक हो चुका था, लेकिन फिर भी वो बात को टालते हुए बोली, आप जाइए, चाय मैं बनाकर ला देती हूँ। जमींदार वहाँ से चला गया। तब शोभा सुनीता से बोली, देख सुनीता, तेरी हरकतें मैं देख रही हूँ। जरा अपनी हरकतों को सुधार ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैम साहब, मैंने किया क्या है? मैं तो चुपचाप अपना काम कर रही थी। साहब ही मेरे पास आकर फालतू बातें कर रहे थे। मुझे सब पता है कि कौन कैसी बातें करता है। दो कोड़ी की काम वाली मेरे पति पर उंगली उठाने की कोशिश मत करना। मुझे तो लगता है तूने और तेरे पति ने जानबूझकर कर्जा लिया ताकि तुम लोग कर्जा ना चुका पाओ और तू मेरे घर काम वाली बनकर मेरे पति पर डोरे डाले। शोभा की बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इसलिए वो रोते हुए चुपचाप बर्तन धोने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन शोभा बाजार गई हुई थी, तभी जमींदार सुनीता के पास आया और बोला, सुनीता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जमींदार जी, चले जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो सुनीता, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर सकता हूँ और तुम्हारे पति को अच्छी जगह काम दिला सकता हूँ और तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस तुम ऐसा करना कि मेरे इस घर के पीछे वाले इलाके में मेरा एक घर और है। बस तुम काम खत्म करने के बाद वहाँ आ जाना। जमींदार जी, अपनी बकवास बंद कीजिए। गरीब होने का ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे कोई भी बात करेंगे। मैं आपके यहाँ काम करती हूँ और आपको मुझसे बस इतना ही मतलब होना चाहिए। सुनीता ऐसा कह रही कि तभी शोभा आ जाती है और सुनीता से कहती है, ये तुम क्या बातें कर रही हो मेरे पति से? मालकिन देखिए ना, जमींदार जी हमेशा मुझसे उल्टी सीधी बातें करते हैं। सुनीता का ऐसा कहना ही था कि जमींदार ने खींचकर एक थप्पड़ सुनीता को मारा और बोला, उल्टी सीधी बातें मैं तुझसे करता हूँ या तू मुझसे करती है?
पता है शोभा, ये कह रही थी कि जमींदार जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन मैंने तो साफ मना कर दिया, ऐसी थर्ड क्लास औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब तुम ही निपटो इससे, मैं तो चला। ऐसा कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। तब शोभा सुनीता से कहती है, सोचा था गरीब घर की है, इसे काम करने देती हूँ, लेकिन तू मेरे घर काम करने लायक ही नहीं है। निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद अपनी मनहूस सूरत मुझे कभी मत दिखाना। लेकिन मालकिन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, इसी वक्त निकल जा मेरे घर से, और दोबारा कभी यहाँ मत आना अपनी मनहूस शक्ल लेकर। सुनीता वहाँ से निकल जाती है और मायूस होकर अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में जमींदार मिलता है और सुनीता से कहता है, देखा सुनीता, मेरी बात न मानने का नतीजा। और अगर तुमने अभी भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने कर्ज के बदले में तुम्हारा घर भी हथिया लूंगा, फिर रहना सड़कों पर अपने पति के साथ। जमींदार जी, आप सही कह रहे हैं, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी गरीबों को अमीरों की बात माननी ही पड़ती है। अरे वाह, तुम समझ गई। चलो ठीक है, देर से ही सही, तुम्हें बात तो समझ में आई। हाँ जमींदार जी, अपने घर के पीछे वाले बंगले में कल मेरा इंतजार करना, मैं कल दोपहर में वहाँ पहुँच जाऊंगी। सुनीता ऐसा कहकर अपने घर की ओर चली जाती है और जमींदार बहुत खुश होता है। अगले दिन जमींदार पीछे वाले घर में बैठा सुनीता का इंतजार कर रहा था। सुनीता आई और बोली, जमींदार जी, आपने मुझे बुलाया था ना, तो मैं आ गई। लेकिन पहले मुझे एक बात बताइए कि मुझसे पहले कितनी गरीब लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर आपने उन्हें यहाँ बुलाया है। बहुत सारी। तुमसे पहले पहलवान की बेटी विशाखा आई थी यहाँ, और उससे पहले नविता आई थी। अब जब आपने मुझे बता ही दिया है, तो ये भी बता दीजिए कि आप गांव वालों से उनकी जमीन के कागज कानूनी तरीके से हथियाते हैं या गैर कानूनी। ये सब काम कानूनी तरीके से नहीं होते, बल्कि गैर कानूनी तरीके से होते हैं। सुनीता इसी तरह जमींदार से सवाल करती गई और जमींदार अपने बारे में सारी बातें सुनीता को बताता गया। उसे ये नहीं पता था कि सुनीता की इसके पीछे क्या चाल थी। जब सारी बातें खत्म हो गई, तब सुनीता आवाज देकर बोली, मालकिन, अब आप अंदर आ सकती हैं। इसके बाद सुनीता ने दरवाजा खोला तो शोभा और शोभा के साथ कुछ पुलिस वाले बाहर खड़े हुए सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सब कुछ सुनकर शोभा की आंखों में अब आंसू आ गए थे। दरअसल सुनीता तो पहले ही पुलिस वालों के साथ साथ शोभा को भी फोन करके सारी बातें बता चुकी थी और उसे उसी समय पर वहाँ पर बुलाया था। फिर शोभा पुलिस वालों से बोली, इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए मेरे पति को अरेस्ट करके, और इन्हें ऐसी सजा दीजिएगा कि फिर कभी कोई अपनी पत्नी के साथ धोखा ना कर सके। सुनीता शोभा की बातें सुनकर बोली, नहीं मालकिन, इसके लिए ये सजा भी कम है। इसके बाद सुनीता ने जमींदार का मुंह काला कर और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। ये देखकर सुनीता की सास और उसकी बेटी और उसका पति भी बहुत खुश हुए।